हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलो आज हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो एनएलएम तक आप समझ चुके हैं। एंड अभी इस वीडियो के साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जो इस पे बेस्ड पीवाईक्यू के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चन के साथ आंसर है, वो एक बार आप ट्राई करिएगा। उसके बाद क्या होगा, 2 3 4 आवर्स के बाद 5 आवर्स के बाद उसमें हम सोल्यूशन भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो सोल्यूशन वो हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, बट वीडियो सोल्यूशन देखने से पहले एक बार आप चाहें तो जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए। तो अब देखो, अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि अब जैसे आगे जाते हो रूलिंग मोशन एंड ऑल, तो सब जगह फ्रिक्शनल फोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो देखो फ्रिक्शन है क्या। तो जैसा आप सभी को पता है कि ये रैपिड रिवीजन कोर्स है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत तरीके से संभालते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए, अगर फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन क्या है, इज अ काइंड ऑफ फोर्स। तो इज अ काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, इस बात का ख्याल रखिएगा। इज अ काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स विच अपोजेस द मोशन। गलती से भी मत बोल दीजिएगा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, है ना। 2 पॉइंट से वहीं से समझ के देखेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन क्या है, इज अ काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स विच अपोजेस द पहला टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ये याद रखिएगा। एंड दूसरा क्या होगा, एक्चुअल रिलेटिव मोशन, कि सच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन। ठीक है, बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, जब भी दो सरफेस कॉन्टैक्ट में है और उन दोनों के बीच में टेंडेंसी हो स्लाइडिंग की, या फिर सच में रिलेटिव मोशन हो रहा हो, तो फ्रिक्शन भैया आ जाएगा उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, यहां तो बात समझ आ रही। बिटवीन टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट में तभी फोर्स आएगा, इसलिए मैंने कहा कि इज अ काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। तो देखो, एक बार टेंडेंसी, एक बार रिलेटिव मोशन। तो मजे की बात क्या है, जब रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा होगा तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन बनेगा। ठीक है, तभी क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब टेंडेंसी को अपोज कर रहा होगा तो यही क्या होगा, स्टैटिक। तब ये क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ध्यान से देखिएगा, मैं इस तरह से लिखने की भी कोशिश करता हूं स्ट्रैटेजिकली, कि भाई माइंड में एकदम एक स्ट्रक्चर तैयार होता जाए और चीजों को याद रखना, जहन में रखना, और जब भी मौका मिलता है इसको अप्लाई करना आसान हो आपके लिए। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब सबसे पहले टेंडेंसी की रिलेटिव मोशन से बात करते हैं कि भाई काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब जब भी स्लाइडिंग होगी दो सरफेस के बीच में, तब जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन में आ रहा होगा उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे सिंपल एग्जांपल अगर ले लें कि एक ब्लॉक है, इसको तुमने कुछ वेलोसिटी दे दी, अगर ये चलना शुरू हो गया और ये रफ सरफेस है, ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है, तो इमीडिएटली यहां पे फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, तो देखो इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन आ जाएगा, क्योंकि वो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। तो यहां पे क्या होगा, इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। बट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये आपने एनएलएम में पढ़ा हुआ है। तो कोई भी फोर्स हो, अगर वो रियल है तो उसका एक पेयर भी होगा, तो इसका पेयर ग्राउंड पे लग रहा होगा जो फॉरवर्ड होगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ती कि एक बॉडी के चलने से अर्थ भी उल्टा चलने लगा, ऐसा हुआ नहीं, तो इसलिए इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन ऐसी गलत फहमी ना पाले कि नहीं जी किसी का पेयर नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने दिखा दिया। तो फ्रिक्शन के लिए सबसे पहला पॉइंट कि वो कॉन्टैक्ट फोर्स था, ये समझ आ गया। दूसरा पॉइंट, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो अलोंग द सरफेस होता है, ये भी बात बिल्कुल क्लियर होगी। अब इसके 2 3 एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग काइनेटिक की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। फिर एक एग्जांपल दिया मैंने आपको कि ये देखो स्मूथ सरफेस है, यहां पे ये स्मूथ सरफेस है सर। ठीक है, ये स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर 2 ब्लॉक्स रख दिए हमने, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आप इसको ऐसा देखो, ब्लॉक भी इस तरह से रखा कि आप दोनों के बीच में मोशन आप ऑब्जर्व कर पाओ। ठीक है, एक को हमने वी ए दे दिया, दूसरे को वी बी दे दी वेलोसिटी। नीचे मतलब बी और ग्राउंड के बीच में वी डोंट हैव एनी फ्रिक्शन, बी और ग्राउंड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, है ना। तो ये देखो, ये स्मूथ सरफेस हो गया, ये बी है और ये
बट ये जो सरफेस है ना, ये रफ है, ये रफ है। तो बिटवीन ए एंड बी फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है अगर जरूरत हुई तो। अब देखो, अब इसके लिए हम लोग कुछ कंडीशंस पढ़ते हैं, देखते हैं। फर्स्ट में लिखा वी ए इक्वल्स टू वी बी। अब आपसे पूछ रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन बता दीजिए भाई। वी ए वी बी दोनों बराबर है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा होगा। तो भैया जी किधर लग रहा होगा वो बात की बात होगी, लग ही नहीं रहा होगा। क्या होगा? लग ही नहीं रहा होगा। क्यों नहीं लग रहा होगा? क्योंकि देखो दोनों को बराबर वेलोसिटी दे दी, दोनों को बराबर दे दी, और जो दी वो कांस्टेंट है। वी ए वी बी में कोई चेंज बाहर से होने के कोई आसार नहीं है, और दोनों को बराबर वेलोसिटी दी है, तो दे विल बी मूविंग लाइक दिस। ये दोनों ऐसा मूव कर रहे होंगे, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, ना ही टेंडेंसी है। तो यहां पे क्या होगा कि अगर वी ए वी बी जीरो हुआ, सॉरी वी ए इक्वल्स टू वी बी हुआ, तो भैया जी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आएगा। क्लियर है? लेकिन इसी मौके पे अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं जी दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है का मतलब वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन आएगा। और वो क्या चाहेगा कि दोनों के बीच जो रिलेटिव मोशन है वो जीरो हो जाए, वो ना हो। तो ऐसा कैसे कर सकता है वो क्या करेगा? ए की वेलोसिटी को डिक्रीज कराएगा क्योंकि वो ज्यादा है, और बी की वेलोसिटी को बढ़ाएगा क्योंकि वो कम है, और वो थोड़े टाइम बाद जब वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो फ्रिक्शन अपना काम कर चुका होगा और वो निकल लेगा। ठीक है सर, ग्रेट। तो यहां पे मैं दिखा देता हूं आपको। तो वी ए ज्यादा था इसलिए इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे आ गया, और बी पे कम था इसलिए आगे लग गया। तो देखो ये एफ, ये एफ, समझ आई बात? ये ए था, ये बी था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। रिलेटिव मोशन इसलिए है कि वी ए ग्रेटर देन वी बी है। क्लियर है सर? बहुत बढ़िया। अब देखो अलोंग द सरफेस आ रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, सब कुछ बिल्कुल वैलिड है। तीसरा केस आप देख सकते हैं कि इफ वी ए इज लेस देन वी बी, अगर ए कम होता तो भी रिलेटिव मोशन होता। वो क्यों होता? क्योंकि बी तेज चल रहा है, बी तेज चल रहा है तो फ्रिक्शन आएगा। बोला रुको बेटा मैं बताता हूं, ठीक है, कैसे रिलेटिव मोशन रहता है। तो यहां पे देखो अब वो क्या करेगा, अच्छा ए कम धीरे चल रहा है, इसको सपोर्ट करने लग गया। नाउ फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। समझ आई बात? तो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, ये मैंने बताया। इतना सा कॉन्सेप्ट मत दिमाग में रखना है, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, काम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की तरफ। ये समझ आ गया? मुझे लगता नहीं कि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए कि जब भी हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो वो ये सिचुएशन है जहां पे मिलेगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। अब हेवी बॉक्स उसको रफ सरफेस पे रख दिया, और मान लो आपको ये काम मिलता है कि आप इसको धक्का दो। आप धक्का दे रहे हो और ये हिल नहीं रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? आप तो कुछ तो लगा रहे होगे सर, आप कुछ तो लगा रहे होगे, ठीक है। आप धक्का दे रहे हैं कि ये हिल नहीं रहा है, हेवी सा बॉक्स है, रफ सरफेस पे रखा है। तो क्या हुआ कि आपने जो इस पे फोर्स लगाया बिल्कुल उसके बराबर यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे दिखता कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये दिखता है कि बेटा तुम फोर्स लगा रहे हो तब भी जो है वो ब्लॉकवा हिल नहीं रहा है। लेकिन ये नहीं दिख रहा होगा कि क्यों नहीं हिल रहा, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज देयर। और ये देखो टेंडेंसी, तुम्हारे फोर्स लगाने की वजह से एक टेंडेंसी डेवलप हुआ, एक टेंडेंसी जनरेट हुआ इस बॉडी में स्लाइडिंग की। ठीक है, और उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स आया और लग रहा है, और देखो ये बराबर होकर के इसलिए इसका एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, और देखेंगे तुम कैसे टिके हुए हो, थर्ड लॉ थोड़ा सा और अभी एकदम नॉट मच रिलेवेंसी यहां पे आप देखेंगे। लेकिन यहां पे अगर इस पे एफ इधर लग रहा है तो इस बंदे पे भी एफ बैकवर्ड लग रहा होगा, तो अब इन दोनों पैडों पे फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड एफ इसको बचा रहा होगा। ठीक है, तो ये बात की बात है, इसको मैं यहां पे नहीं लिखता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यहां तक बात समझ, सिर्फ ब्लॉक को हमने रखा था ऑब्जर्वेशन में। तो एज फार एज दिस ब्लॉक इज कंसर्न तो दो फोर्सेस हैं अगर हम एक्स एक्सिस पे बात करें। ठीक है, तो जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो स्लाइडिंग नहीं होगी, उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट पे स्लाइडिंग नहीं होगी, लेकिन टेंडेंसी होगी स्लाइडिंग की, और उस टेंडेंसी को अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, कैसा होता है, आपने देख लिया। अब देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके मैग्नीट्यूड पे चलते हैं, फिर डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे वो दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, ग्रेट।
अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूं जहां पे दोनों लग रहा हो, काइनेटिक फ्रिक्शन भी लग रहा हो और स्टैटिक फ्रिक्शन भी लग रहा हो, फिर हम लोग मैग्नीट्यूड पे चलेंगे। अब वो एग्जांपल कुछ ऐसा है, एक ब्लॉक, एक इसके ऊपर ब्लॉक, ये M1, ये M2, ये भी रफ सरफेस और ये भी रफ सरफेस, ठीक है। इस पे लगा दिया हमने फोर्स F, और ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है कि M1 एंड M2 बोथ आर मूविंग टुगेदर, मतलब दोनों एक साथ एक्सेलरेट हो रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिला कि दोनों एक साथ चल रहे हैं जी, नहीं भी चल सकते थे, बट एक स्पेशल केस देख रहे हैं कि M1 एंड M2 बोथ आर एक्सेलरेटिंग विद कॉमन एक्सेलरेशन। M1 और M2 दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है। अब देखो, अब अगर हम देखें तो इस कॉन्टैक्ट पे डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि ये स्लाइडिंग हो रही है, प्रॉपर स्लाइडिंग है भाई, तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड तुरंत लिख दोगे तुम। अब M1 M2 की बात करते हैं तो एज फार एज दिस सिस्टम इज कंसर्न, तो यहां पे तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं ओके ओके ओके, F इक्वल्स टू F माइनस F1 इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने इसको सिस्टम मान लिया। ये कब लिखा इक्वेशन? जब हमने M1 प्लस M2 को एक सिस्टम मान लिया। तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स दो ही थे, F और F1, ठीक है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा यह है कि यहां पे फ्रिक्शन है कि नहीं, और है तो किस डायरेक्शन में है, क्योंकि यहां पे जो इंटरनल फोर्स है, अगर हम देखेंगे इसको सिस्टम मानेंगे तो वो इंटरनल हो गया, इसलिए यहां कहीं पिक्चर में दिखा नहीं। लेकिन बात यह आएगी कि M2 एक्सेलरेट कैसे हो रहा है भाई, समवन इज अप्लाइंग फोर्स ऑन M1, तो M2 कैसे एक्सेलरेट हो रहा है भैया? तो M2 कैसे एक्सेलरेट हो रहा है, इसकी संगत। तो M1 M2 के बीच में एक फ्रिक्शन है, और अगर ये फोर्स लगा तो इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग की टेंडेंसी आई। इस फोर्स के लगते ही M1 खींचने लग गया, मतलब यहां पे स्लाइडिंग की टेंडेंसी आते ही यहां पे फ्रिक्शन आ गया, और वो फ्रिक्शन क्या आ गया, उस टेंडेंसी को अपोज करने लग गया। एज अ रिजल्ट इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन आ गया, M2 पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन आ गया, जिसने बेसिकली इसको ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया, ठीक है। अब अगर हम अलग अलग FVD बनाते हैं तो अब देखो M1 को लिखोगे तो एक F तो है ही है, ये F1 तो है ही है, इस पे F डैश M1 ने लगाया है तो बैकवर्ड F डैश भी हो जाएगा। अब काम खत्म। अब तुम अलग अलग करके भी लिखोगे, you'll get the same result फाइनली, है ना। लेकिन इसके बीच का फ्रिक्शन चाहिए था तो ये लिखना जरूरी था। तो अब यहां पे देखोगे दैट F डैश कैन बी रिटन एज M2 इंटू A, बट जब हम यहां बात करेंगे तो ये M1 है, तो F माइनस F डैश माइनस F1 शुड बी इक्वल टू M1 इंटू A लिख सकते। तो यहां से पता चला कि कौन से कॉन्टैक्ट पे कौन सा फ्रिक्शन था, स्टैटिक था कि काइनेटिक था, किस डायरेक्शन में आ रहा था, कैसे आ रहा था, लिख दिया। लेकिन दोनों को जब ऐड करोगे बेटा, you'll get this equation as a result, ठीक है। ये वाला इक्वेशन आपको फाइनली मिल जाता है। तो ये एग्जांपल था जहां पे स्टैटिक और काइनेटिक दोनों आपने एक साथ ऑब्जर्व किया, ठीक है। यहां तक बातें समझ आ गई? मुझे लगता नहीं कि कहीं भी कोई परेशानी किसी को होनी चाहिए सर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मैग्नीट्यूड पे आते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कहानियां समझने की जरूरत नहीं, ना तो समय है, ना तो मतलब है, ना तो जरूरत है। अब ले आएंगे मार्क्स। एक्चुअली क्या होता है, वो देखो इंटरलॉकिंग होती है, ऐसा है ना, दो सरफेस है, ठीक है, इस तरह से होता है, और ये ब्लॉक है तो इंटरलॉकिंग है। जब हम इसको स्लाइड कराने की कोशिश करते हैं या स्लाइडिंग सच में कर रहा होता है तो यहाँ पे फोर्स आता है जिसका टेंजेंशियल कंपोनेंट जो लिख के आते हैं वही क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स आता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है, ठीक है जी। यहाँ पे ये मैंने इसलिए बताया कि जितना ज्यादा n होगा उतने ज्यादा डिग्री का ये इंटरलॉकिंग होगा, ठीक है। तो यहां पे लिखा गया कि इन दोनों के बीच में जो अभी हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड के हिसाब से, ठीक है। देखो हम अभी स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड के हिसाब से, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, मैं सीधे F लिख रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। वो इस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितना ज्यादा N उतने हाई डिग्री की वो इंटरलॉकिंग होगी, ठीक है सर। तो यहीं से आप लिखोगे तो F क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, एंड दिस कांस्टेंट इज μs, लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। तो ये जो F लिखा सर, ध्यान से समझना। अब अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे F मैक्स,
क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो क्या हो सकता है, लेस देन और इक्वल्स टू एफ मैक्स, कुछ भी हो सकता है, वो अभी हम लोग समझेंगे। सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, वो अब बाय नेचर सेल्फ एडजस्टेबल होता है, ठीक है। तो देखना, किसी भी कॉन्टैक्ट पे अगर हमें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है कि कितना हो सकता है, कितना है ये नहीं, कितना हो सकता है, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन हो, नॉर्मल पता हो, तो हम पता कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड की, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। देखो, जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो क्या करना है आपको कि भाई वो भी n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो सीधे सीधे म्यू के इंटू एन चलेगा, म्यू के इंटू एन। अगर हमने इसको इधर डिस्प्लेस कराया हुआ, मतलब इधर मूव कर रहा है या जो भी है, या फिर फोर्स ज्यादा है इससे, काइनेटिक मतलब स्लाइडिंग, इफ स्लाइडिंग इज देयर तो ये ऐसा आएगा, मतलब एक ही वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। जब तुम स्टैटिक की बात कर रहे थे तो अब स्टैटिक में एफ मैक्स लिख रहे थे, मतलब वहां पे जो एक्चुअल में फोर्स लग रहा है वो छोटा या फिर इसके एग्जैक्टली इक्वल हो सकता है, लेकिन काइनेटिक में ऐसा नहीं है। ये हम स्टैटिक की बात कर रहे थे, ये हम लोग स्टैटिक की बात कर रहे थे, तब ऐसा लिख रहे थे। काइनेटिक जब भी है, जैसे तुम्हें पता लग गया, जैसे तुम्हें पता लग गया कि काइनेटिक फ्रिक्शन है, तुम फटाफट ये इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है सर। अब हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के एक सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो नेचर, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर की बात करेंगे, जो इसको बहुत यूजफुल और डेंजरस बना देता है। डेंजरस मैं प्रॉब्लम के हिसाब से बोल रहा हूं कि जो जेई में क्वेश्चंस मिलते हैं तो वो जो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर की वजह से जो चीजें बनती बिगड़ती हैं, उससे बहुत क्वेश्चन खतरनाक हो जाता है ना। तो अब देखिए, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना, कि भाई एक ब्लॉक है जिसका मास हमने 100 kg रख दिया, ठीक है, और रफ सरफेस है, और दोनों कोफिशिएंट गिवन है कि अगर आप म्यू एस की जरूरत है इट इज 0.9, अगर म्यू के की जरूरत है इट इज 0.8। अगर म्यू एस की जरूरत है इट इज 0.9, और अगर म्यू के की जरूरत है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन की जरूरत है, इट इज 0.8, एंड टेक जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे कहा जाए कि काइनेटिक फ्रिक्शन अगर हुआ तो कितना होगा, तुम तुरंत म्यू के इंटू एन लिख दोगे, और वो कितना हो जाएगा 80 न्यूटन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर तुमसे कहा जाए स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना, तो जैसे ही मैक्स वर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे ही मैक्स वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब हम वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन, वहीं पे वैल्यू का जो फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम तक जाता है, ठीक है। तो सॉरी, तो इफ द काइनेटिक फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, अगर हम देख लें कि भाई काइनेटिक फ्रिक्शन अगर वहां पे है तो सीधा सीधा ये लिखना है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कितने की रिक्वायरमेंट है, अप टू दिस वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन जा सकता है, ठीक है। तो अभी अगर कोई पूछ ले कि कितना फ्रिक्शन आ रहा है, स्टूपिड सवाल है, अभी कितना फ्रिक्शन हमें नहीं बता सकते, क्योंकि आपको ये इंफॉर्मेशन पूछना पड़ेगा कि क्या कोई फोर्स है, क्या ये मूव कर रहा है। अगर कह दे नहीं जी इसको सिंपली रख दिया गया है, तब फ्रिक्शन बताओ, तुम कहोगे जीरो, देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग, देयर इज नो एक्चुअल स्लाइडिंग, तो फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स तभी आएगा जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं, और अब ऐसा देखते हैं कि इसमें हमने एक एफ फोर्स लगा दिया एंड वेलोसिटी इज जीरो, बॉडी स्टेशनरी है, और हमने फोर्स लगाया, तब तुम तुरंत कहोगे भैया जी अब तो फ्रिक्शनल फोर्स तो आना ही आना है, और किधर आना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। V0 है, बट वो फोर्स जो है या तो एक्सेलरेशन जनरेट कर सकता है या फिर एक टेंडेंसी स्लाइडिंग के जनरेट कर सकता है, जिसकी वजह से तुरंत फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। लेकिन कैसा आएगा वो अब समझने के लिए एक सिंपल सा ग्राफ, आप चार्ट कह लो इसको, टेबल बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखो ऐसा कि भाई ये अप्लाइड फोर्स हो गया और ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। अब अप्लाइड फोर्स अगर जीरो रखें तो फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब सोचो सर कि अगर वहां पे वेलोसिटी जीरो है, देयर इज नो स्लाइडिंग, तो काइनेटिक का भी सवाल ही नहीं बनता है, लेकिन किसी ने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, देन व्हाट विल हैपन, आप मुझे बताइए। 1 न्यूटन का लगाया तो भाई 1 न्यूटन से ये जाने की कोशिश करेगा लेकिन चलेगा नहीं, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा, कहीं तुम 80 न्यूटन 90 न्यूटन तो नहीं रख दोगे, और अगर 90 रखोगे तो खींचा उधर चला उल्टा, जादू दिखेगा नहीं। तो हम कहेंगे कि इसको अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो फ्रिक्शनल फोर्स को भी 1 होना पड़ेगा। देखो जितने की जरूरत थी उतना ही लगा, अगर मैं इसको 2 न्यूटन कर लूं तो ये भी 2 न्यूटन हो जाएगा, मैं इसको 20 न्यूटन कर लूं ये भी 20 न्यूटन हो जाएगा,
मैं अगर इसको 31 न्यूटन कर लूं, ये भी 31 न्यूटन हो जाएगा। मैं 80 न्यूटन करूं, ये भी 80 न्यूटन होगा। मत घबराइए इससे, ये इससे अभी को जब तक स्लाइडिंग शुरू नहीं हुई ये पिक्चर आउट ऑफ पिक्चर होगा। जब तक स्लाइडिंग शुरू नहीं होगी ये आउट ऑफ पिक्चर होगा, ये गारंटी है। ठीक है, ग्रेट। अब अगर मैं यहां से 89 कर दूं तब भी ये 89 रहेगा सर। अब मैं 90 कर दूं, अब मैं 90 कर दूं तो ये चल के 90 हुआ, एंड दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग। यही लिमिटिंग सिचुएशन आ गया, ये लिमिटिंग केस बना कि अब जरा सा भी फ्रिक्शन बढ़ाया स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू एकदम से धम से स्टैटिक से काइनेटिक पे स्विच कर जाएगा। तो अगर मैंने जैसे इसको 91 लिख दिया, अब ये घट के 80 पे आ गया, क्योंकि हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन 80 न्यूटन है और 91 लगते ही वो स्लाइड करना शुरू हो गया था। और जैसे स्लाइडिंग है तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन बदल जाएगा, काइनेटिक चला जाएगा। अब मैं इसको 99 कर लूं या 1000 कर लूं या 1011 कर लूं, 1111, ये 80 न्यूटन ही लगता रहेगा। ठीक है, तो देखो ये जो पार्ट था ये स्टैटिक फ्रिक्शन था, ये देखो ये स्टैटिक था, ये स्टैटिक था सर, और ये स्टैटिक था इसलिए ये स्टैटिक था, इसलिए यहां पे देखो ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर शो कर रहा था। जितने की रिक्वायरमेंट थी उतना ही लग रहा था, सेल्फ एडजस्टिंग बिहेवियर शो कर रहा था। ये 1 की जरूरत है 1 लगाया, 2 की जरूरत है 2 लगाया, 31, लेकिन यहां पे वो बेबस हो गया। बोल अब नहीं, लिमिटिंग आया, स्लाइडिंग शुरू हुई, स्लाइडिंग शुरू जैसे हुई स्टैटिक फ्रिक्शन जो है काइनेटिक पे स्विच कर गया। वो यहां तक बातें समझ आ रही, कोई दिक्कत है किसी को? तो ऐसा लिख दिया सर आपने। तो यहां से यहां तक स्टैटिक हुआ, ये काइनेटिक हो गया। ठीक है, अब मजे की बात क्या है, आप कहोगे सर ये क्यों लिखा आपने, म्यू एस को 0.9 दे दिया, म्यू के को 0.8 दे दिया। तब आप देखेंगे प्रैक्टिकली म्यू एस इज स्लाइटली ग्रेटर देन थ्योरेटिकली ऑल्सो म्यू के। लेकिन खुश हो जाइए 99% सवाल में दोनों बराबर दिया होता कि टेक म्यू एस इक्वल्स टू म्यू के, कुछ दिया रहेगा, है ना। तो बट अगर थ्योरी के हिसाब से देखें, नहीं जी म्यू के थोड़ा कम होना चाहिए, वही जो इंटरलॉकिंग थी वो जब चलना शुरू हो जाएगा तो थोड़ा हीट एंड दुनिया भर के और भी अलग अलग फैक्टर्स आएंगे, जिससे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा था वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए हम लिखते हैं म्यू एस इज स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपको न्यूमेरिकल्स में मिलने हैं वो इक्वल दिए जाएंगे। ठीक है, तो अपने यहां से देखो एक बड़ा फेमस सा आपने वो ग्राफ देखा होगा कि भाई स्ट्रेट जाता है, स्ट्रेट, फिर यहां से कुछ नॉन डिफाइंड सी चीज होती, फिर ऐसा। तो ये जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स है और ये अप्लाइड फोर्स है। तो ये लिमिटिंग केस हुआ क्या, यही लिमिटिंग पॉइंट हुआ मैक्स, फिर ये काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ और ये स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ। तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा था, लिमिटिंग तक पहुंचा, फिर धम से गिरा और वो काइनेटिक के मैक्सिमम, काइनेटिक एक ही वैल्यू होती थ्रू आउट द, तुम एफ जितना मर्जी बढ़ाते रहो वो उतना ही रहेगा, है ना। तो मुझे लगता नहीं कि किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट होनी चाहिए। तो ये था कि हम कैसे स्टैटिक फ्रिक्शन लिखते हैं, कैसे काइनेटिक फ्रिक्शन लिखते हैं, कैसे डायरेक्शन लिखते हैं। अब जैसे प्रॉब्लम में जाएंगे हम लोग तो प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये सारे अप्रोच भी सीखते चले जाएंगे आप। ठीक है, अब दो अलग अलग क्वांटिटी हम कह सकते हैं आप उसको, तो अलग अलग मौके पे उसका इस्तेमाल करेंगे आप। एक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो वो जहन में रखिएगा आप। ठीक है, अब देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही, को दिक्कत है किसी को? तो अब अगर देखेंगे तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में देखेंगे तो क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, तो इस पे नॉर्मल फोर्स, और अगर मैंने फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम वैल्यू लिख दी तो म्यू इंटू एन, तो इन दोनों का दोनों ही काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है, चाहे एन की बात करें चाहे फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, है ना,
इन दोनों का रिजल्टेंट, वो n के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ये हुआ, इसके बीच में जो इसके और n के बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो tan थीटा कैन बी रिटन एज दिस विच इज म्यू एन अपॉन एन, ठीक है। तो थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स म्यू, दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एंगल ऑफ रिपोज की बात करें तो एंगल ऑफ रिपोज की बात करें तो मतलब वापस जैसे ये देख अरेंजमेंट, अच्छा आपको याद आ गया होगा इस बल्ले से, शॉर्ट देखते हैं खूब आजकल। देखिए एक सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, वहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इट इज नॉट स्लाइडिंग, मतलब भी नहीं बनता है। लेकिन अगर मैं इसकी इंक्लिनेशन को देखो, इसकी इंक्लिनेशन को अगर मैं थोड़ा बढ़ाऊं कुछ नहीं हो रहा, अभी भी वो इक्विलिब्रियम में है। क्यों, एक mg sin थीटा लग रहा है, फिर भी दैट ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज फ्रिक्शन इज देयर। देखो चलना शुरू हुआ, तो कोई एक थीटा की एक मिनिमम वैल्यू आई जब वो चलना शुरू हो गया, ठीक है। थीटा की एक मिनिमम वैल्यू आई जिसपे वो जस्ट चलना शुरू हुआ, दैट मिनिमम वैल्यू इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। वही जो मिनिमम एंगल है सर, वही एंगल ऑफ रिपोज हो जाता है। जहां पे ये जस्ट चलना शुरू हो जाए, तो जस्ट चलना शुरू हो जाए फिजिक्स में और या इक्विलिब्रियम में, दोनों के लिए हम नेट फोर्स जीरो करते हैं। तो देखो ये mg sin फाई, ये आपको पता है कि mg का कंपोनेंट लिख दिया हमने, और ये क्या होगा सर, mg cos फाई, और ये क्या हो गया नॉर्मल, और इधर क्या हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो लिमिटिंग केस पे पहुंचना है हमें, तो f की वैल्यू मैक्सिमम में लिखेंगे म्यू इंटू एन, एन mg cos फाई हो जाएगा, क्या समझ आई बात। अब यहां से देखो सर, mg sin फाई शुड बी इक्वल टू म्यू mg cos फाई। अब यहां से देख लीजिए, सो tan फाई इज म्यू, तो फाई कितना आ गया, tan इनवर्स म्यू, दैट्स ऑल, ठीक है। तो व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। तो देखो जेईई मेन में इससे ज्यादा बाहर इनफैक्ट एडवांस की बात करें तब भी कॉन्सेप्ट में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको, तो सॉल्विंग अप्रोच जो है वो और बेहतर करना पड़ेगा। तो अभी एडवांस्ड के लिए भी सीरीज चालू कर देंगे, बट अभी फायदा नहीं है, वो जैसे 1 फरवरी से शुरू करेंगे उसका। लेकिन अभी जेईई मेन के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, वो सभी मैं इस तरह से करवा रहा हूं। अभी आप जाएंगे जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वो क्वेश्चन जितने करने हैं आपको पीवाईक्यू में से, वो लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करिए, उसको सॉल्व करिए, आंसर दिया हुआ है। 4-5 आवर्स के बाद वहीं पे इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक और लिंक दिख जाएगा जिसमें उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कराया होगा, मतलब वीडियो फॉर्म में। तो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी मिल जाएगा सर, ठीक है। तो चलिए, परेशान होने का कोई मामला नहीं है, पॉजिटिव रहिए, लगे रहिए, बिल्कुल हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो चलिए, अगर फिर भी आपको कोई और चीज लगती है, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स इज देयर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, है ना, ओके।